बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है चुनावी बॉन्ड योजना। तो चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है इसको लेकर। तो 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी ले ईसी और 3 हफ्ते में जानकारी को साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और चुनावी बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चुनावी बॉन्ड योजना पर तुरंत रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को ये सख्त निर्देश हैं। 2019 से लेकर अब तक की चुनावी बॉन्ड की तमाम जानकारियों को एकत्रित करके उन्हें सौंपी जाए। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली ये जजमेंट दिया है, यूनानिमसली जजमेंट है ये। यूनानिमसली 5 जजमेंट का है, 2 जजमेंट लिखे गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने 4 जजेस की तरफ से लिखा है और जस्टिस संजीव खन्ना का सेपरेट जजमेंट है। पर यूनानिमसली सभी ने ये कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वोटर्स के राइट को इन्फ्रिंज करती है और जो अमेंडमेंट लाए गए थे तीनों एक्ट में उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। साथ ही जो इंटरिम ऑर्डर के बाद में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एसबीआई को डायरेक्शन दिया है कि वो डिस्क्लोज करें इलेक्शन कमीशन के पास में, और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दिया है कि विद इन वीक वो अपनी वेबसाइट पे सब जो ट्रांजैक्शन है उसको डिस्क्लोज करना है। और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार जी जुड़ चुके हैं। तो राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। राकेश जी, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया है, चुनावी बॉन्ड योजना को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को आसान भाषा में, आम भाषा में ये समझाएं कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड क्या होता है, चुनावी बॉन्ड योजना क्या है। चुनावी बॉन्ड योजना भारत सरकार एक योजना लाई थी कि जो हम लोग राजनीतिक दल को चंदा देते हैं उसको हम बॉन्ड के रूप में खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें एक कमियां थी, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर इसको रोका होगा। हालांकि विस्तृत ऑर्डर पढ़ने के बाद ही उस पर टिप्पणी किया जाएगा कोर्ट के ऑर्डर पर। लेकिन इसमें यह था ना कि लेने वाला और देने वाला दोनों को बताने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें होता क्या था कि जितने काले धन का इसमें उपयोग होता उस बात को बढ़ावा मिलता। दूसरा एक जरूरी कर दिया था कि रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को ही चंदा दिया जा सकता है। तो जो राजनीतिक पार्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं है उनको चंदा के लिए तो फिर वही तरसना पड़ता। इसका सबसे ज्यादा देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बॉन्ड बता दूं। बॉन्ड है कि स्टेट बैंक के किसी शाखा से आप 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख अनलिमिटेड बॉन्ड जाकर के खरीद लीजिए कि ये मैं बॉन्ड लिया हूँ, आप वो राजनीतिक दल को दे दीजिए। तो जिस तरह से आदमी पहले चंदे के रूप में देता था तो उसकी रिसीट मिलती थी। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि चुनावी चंदे को सार्वजनिक किया जाए, आरटीआई के दायरे में लिया जाए। तो वह भी एक काला धन ही था। तो सरकार ने चाहा कि काला धन को कैसे रोका जाए, तो वो बॉन्ड के रूप में बैंक से ट्रांजैक्शन करने की बात कही गई थी। लेकिन इसमें वो काला धन वाला ही बात रखा गया कि मतलब लेने वाले को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन आदमी ले रहा है। मतलब आप बॉन्ड खरीदेंगे तो आपका नाम का जरूरत नहीं है कि मेरा नाम मनीषा है, मेरा नाम राकेश परमार, मैं बॉन्ड ले रहा हूँ। आप जिसको देंगे उसको भी बताने की जरूरत नहीं कि मैं किसको दिया। तो ये तो बात काला धन वाला ही हुआ। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि कोई आतंकी है, वो किसी और के माध्यम से बैंक से बॉन्ड खरीदवा लेगा और आतंकी ले जाकर के राजनीतिक पार्टी को दे देगा कि भाई देखिएगा मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, मेरा ध्यान रखिएगा। जैसे उद्योगपति लोग अपना काला धन इस्तेमाल करके राजनीतिक फायदा लेते, आप देख ही रहे हैं कि जो राजनीतिक दल आता है उसका एक अपना उद्योगपति सारा ठेका पाता है। आज भी वो 2 उद्योगपतियों का नाम आप सुन ही रही हैं। तो उसमें कोई बहुत फर्क आया नहीं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल किया होगा। और इसका कैंसिल हो जाना ही ठीक है
चुनावी चंदे को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, पारदर्शिता ला जाए। अगर किसी को 100 करोड़ भी देना हो तो पता चले कि किसने 100 करोड़ दिया, और लोगों को पता चले कि जिसने 100 करोड़ दिया वो कितना करोड़ का फायदा लिया। ठीक है, तब जा करके पारदर्शिता आएगी और चुनाव साफ होगा। नहीं तो चाहे वो बॉन्ड के माध्यम से हो, कैश के माध्यम से हो या चेक के माध्यम से हो, जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक ये ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल राकेश सर, तो कहा जा सकता है कि पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव में इस फैसले का रोका जाना ही जरूरी था। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे राकेश सर कि केंद्र सरकार के लिए इस फैसले के क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हाँ, राजनीतिक दल के लोग इसका मुद्दा बनाएंगे कि देखिए जो योजना मोदी सरकार लाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। मतलब मोदी सरकार अपने खास उद्योगपतियों के माध्यम से काला धन का इस्तेमाल चुनाव में करती थी। जैसे पहले भी इल्जाम लगता था कि अडानी का हेलीकॉप्टर और जहाज लेकर के मोदी घूमते रहते हैं, मोदी का परिवार घूमता रहता है, तो वो इसको मुद्दा बनाएंगे। तो मोदी का जो क्लीन वाली छवि है उस पर तो जरूर दाग लगेगा, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि यार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है तो जरूर इसमें कोई मुद्दा रहा होगा। लेकिन मैं विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट से क्षमा मांगते हुए कहूंगा कि कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय को सहर्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो भी कुछ न कुछ प्रभावित लग रहा है। यह चुनाव सुप्रीम कोर्ट को एक दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए था कि आई बाउंड के माध्यम से आएगा, लेकिन आप बताना जरूरी कर दीजिए कि ले कौन रहा है और दे किसको रहा है। तो उससे क्या होगा कि वो जो कैश फ्लो वाला मामला है उस पर कुछ नियंत्रण लगता। लेकिन पूरे के पूरे प्रक्रिया को देखिए, कोई चीज पूरी की पूरी गलत नहीं होती और कोई चीज पूरी की पूरी सही नहीं होती है, उसमें सुधार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता कि लेने वाला नाम बता दे और किसको दे रहा है ये बता दे, बस एक लाइन इसमें जोड़ देता तो मेरे ख्याल से ये बहुत साफ सुथरा योजना होता, क्योंकि उसमें बैंक के माध्यम से पैसा का ट्रांजैक्शन होता तो बैंक का ट्रांजैक्शन बढ़ता और लेने देने वाले का पारदर्शिता बढ़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है उसके निर्णय पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा अपना मानना है कि पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता नहीं होगी तो ये चुनावी मुद्दा बनेगा और 2024 में जरूर प्रमुख मुद्दा होगा। राकेश सर, क्या इस फैसले पर रोक आने के बाद क्या बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है आगामी चुनाव में किसी हद तक? जो पिछला कार्यकाल है 2017 से जब से ये लागू हुआ है तब से सबसे ज्यादा बीजेपी को ही चंदा मिला है इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। तो जब सबसे ज्यादा फायदा चुनाव बॉन्ड उसको मिला तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा, स्वाभाविक है। तो चंदे की नुकसानी, मुद्दा जो उसका अगेंस्ट एक मिला उसका नुकसान, और लोगों में यह राय बना कि यार मोदी के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन किया, मतलब मोदी लगता है कोई गलत निर्णय किए तो गलत योजना थी, यह सोचने पर लोग मजबूर हो गए। तो हर तरह से भाजपा का नुकसान है, इसमें फायदा भाजपा का कहीं नहीं है। बिल्कुल राकेश सर, तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं इस फैसले के आने के बाद, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड या कहें कि चुनावी चंदे पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने ही सबसे पहले सवाल उठाया था। देखिए, कांग्रेस लाभ लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस 1952 से लेकर के अब तक चुनाव को पारदर्शिता क्यों नहीं किया, उसने चुनावी चंदे को सार्वजनिक क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कहा कि उसको कौन कितना रुपया दिया है जी। तो जब आप स्वयं साफ और ईमानदार नहीं है तो हमको ईमानदार बेईमान कहेंगे तो लोग कैसे मानेंगे आपकी बात को। आप अगर अपने जमाने में जब तक आपका शासन 1952 से लेकर के कल तक ज्यादातर तो कांग्रेस ही शासन में रही है, तो अगर वो सबसे पुरानी पार्टी भी कांग्रेस ही है तो कहती कि मेरे चंदा देने वाले लोगों का नाम ये है और इन्होंने इतना रुपया दिया, डिस्प्ले में कर देती, अपनी वेबसाइट में डाल देती, तब वो कहती कि मोदी बेईमान है। जब वो स्वयं नहीं कर रही है तो मोदी को बेईमान कैसे कह सकती थी। बिल्कुल राकेश सर, तो इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरी योजना को लेकर तमाम जानकारी भी साझा की और ये भी बताया कि आखिर इस फैसले पर रोक क्यों लगाई गई है।